नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस सीरीज का यह पार्ट नंबर 25 है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। पार्ट नंबर 25 में से 25 महत्वपूर्ण हम यहाँ पर प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर सभी लोग कमेंट करेंगे, अपना अपना स्कोर फीडबैक के माध्यम से बताएंगे। पहला प्रश्न है, सैक है या लाइकेन है? हो सकता है लाइकेन न पूछा जाए, डायरेक्टली पूछ लिया जाए सैक है। परजीवी, रसायन स्वपोषी, अपघटक, सहजीवी। तो सैक या लाइकेन क्या है, अब आपको कमेंट करके बताना है। तो सैक, देखिए लाइकेन अगर पूछा जाएगा तो आपने पढ़ा होगा, सहजीवी बता देंगे। लेकिन यहाँ पर सैक पूछा जाए तो भी आपका सहजीवी करना, क्योंकि सैक और लाइकेन दोनों सेम है। ऐसे जंतु या पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं सहजीवी कहे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइबोसोम, लाइकेन, ये प्रमुख सहजीवी कहलाते हैं। वास्तव में लाइकेन निम्न श्रेणी के ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं, और इन आधारों पर वृक्षों की पत्तियां जो होती हैं, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान, शिलाएं मुख्य कहलाती हैं। और शैवाल कैसे होते हैं? बहुरंगी होते हैं। लाइकेन दो वनस्पतियों का समूह होता है जिसमें एक शैवाल और एक कवक होता है जो सहचर पर आधारित होता है। दूसरा प्रश्न है साथियों, लवण जो जल का अवशोषण करता है हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है, एनहाइड्रिक लवण कहलाता है, या एनहाइड्रस लवण, एनहाइड्रोफिलिक लवण, या हाइड्रोफोबिक लवण कहलाता है। नीचे कमेंट बॉक्स है, फटाफट कमेंट करेंगे। आप लोगों के लिए कमेंट द्वारा है, यूट्यूब के द्वारा कमेंट ऑप्शन दिया जाता है जिससे आप लोग कमेंट करें अपना आंसर, अपना खुद का आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो लवण जो जल का अवशोषण करता है दोस्तों, वह क्या कहलाता है? वह हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है? यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेता है। तीसरा प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। आपका जवाब आ चुका है, आपका आंसर नोट हो चुका है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। जी हाँ। चौथा प्रश्न है साथियों, परम तापमान या पैमाना कौन सा कहलाता है? सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, उपरोक्त सभी। यह आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। परम तापमान कहलाता है, देखिए परम तापमान आपका क्या कहलाता है? वह है केल्विन। जी हाँ, परम तापमान केल्विन पैमाना होता है। परम ताप T से सूचित किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमिन, बॉक्साइट, मेटालाइट, या अयस्क को कहा जाता है। सभी कमेंट करेंगे। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो धातुमय प्रस्तर अयस्क को कहा जाता है। किसको साथियों? सभी कमेंट करेंगे, अयस्क को। आप सभी लोग ज्ञानी श्रवक व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं लोग हैं, और जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। अयस्क से ही विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्त होती है। धातुओं की प्राप्ति जो है किससे होती है? अयस्कों से होती है। मानव के पेट में, यानी आपके और हमारे पेट में आमाशय रस की जो प्रकृति होती है, वह भोजन के पाचन में सहायक होती है। प्रकृति क्षारीय होती है, उभयधर्मी होती है, उदासीन होती है, अम्लीय होती है। तो आमाशय रस की, मानव के आमाशय रस की प्रकृति होती है, कैसी होती है? सभी लोग जानते हैं, अम्लीय रूप में होती है। जी हाँ, क्योंकि सभी लोग जानते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होता है वह आमाशय रस है, जो अम्लीय होता है। वास्तव में अम्ल एक रासायनिक यौगिक है, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम है तो अम्ल होगा, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा। एसिटिक अम्ल, जिस सिर का, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों हमारे अम्लीय कहलाते हैं। जिन पदार्थों या यौगिकों में अम्ल के गुण पाए जाते हैं वे अम्लीय कहलाते हैं। और मानव आंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अधिकता होने वाली बीमारी को अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि मानव आंत में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता होने के कारण, या मानव आंत में किस अम्ल की अधिकता के कारण अम्लता या एसिडिटी होता है? तो वह आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अधिकता के कारण। सातवां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है
सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या वायरस के द्वारा होता है। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जी हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, सभी लोग जानते हैं, किससे होता है? सभी हरे पौधे द्वारा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है। आई होप सभी प्यारे मित्र क्लास को आपने लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का, हर एक भाई बहन है गृहिणी का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना। 8वां प्रश्न आ चुका है। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? यह प्रश्न बहुत बार, काफ़ी बार, लगभग प्रत्येक आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है कि बगुला भैंस पर बैठता है, क्यों बैठता है? बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है, इसलिए बगुला भैंस पर बैठता है। किसी एक जीव का दूसरे जीव पर आश्रित होकर या आंशिक रूप से अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, यही कहलाता है सहजीवी। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स डेंगू, HIV एड्स हैजा डेंगू। देखिए, मच्छरों द्वारा जो फैलने वाला रोग होता है उनका समुच्चय डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, अर्थात यहाँ पर दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी तो आप सभी लोग जानते हैं, मलेरिया वाहक मच्छर मादा एनोफ्लीज के कारण होता है। यह रोग प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा फैलता है। 10वां प्रश्न है, काफ़ी लंबा प्रश्न है, ठीक है, तो समझना है यहाँ पर और कमेंट के द्वारा अपना फीडबैक बताना है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्यों होता है? यानी अगर मच्छरों को प्रजनन को रोकना है तो ठहरे पानी पर आप तेल डाल दीजिए, ऑयल। किस लिए? तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं या मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। सभी कमेंट करेंगे। देखिए, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे क्या होता है? मच्छरों का प्रजनन जो है थम जाता है। इसलिए जहाँ पर ठहरा पानी वहाँ पर तेल डाल दें तो मच्छरों के प्रजनन में रोकथाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं होता है? भोजन, भंडारण या संचित करना। देखिए, जड़ का कार्य दिया गया है तो सभी लोग जानते हैं कि भोजन, भंडारण, संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध करना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। सभी जानते समझते हैं कि भोजन, भंडारण और संचित करना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, ये हमारा तीनों आपके जड़ के कार्य हैं। लेकिन ह्यूमस उपलब्ध कराना यह जड़ का कार्य नहीं होता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। 4 बेहतरीन लाजवाब आप लोगों की स्क्रीन पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन सी बीमारी रुके हुए या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? वह बीमारी दोस्तों सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें, मलेरिया की बात करते हैं, क्योंकि मलेरिया एक जल जनित रोग होता है। रुके हुए इकट्ठे पानी में मच्छरों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है जिनके काटने पर मलेरिया जैसे बुखार उत्पन्न हो जाता है। जबकि निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। पोलियो विषाणु जनित होता है और चेचक भी विषाणु जनित रोग है। तो पोलियो और चेचक ये दोनों विषाणु जनित आपके रोग कहलाते हैं। और निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी होता है, जीवाणु से होता है, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न आ चुका है। टोटल हम 25 प्रश्न करने जाएंगे। इस प्रैक्टिस सीरीज पार्ट नंबर 25 की बात करेंगे। और सभी प्यारों से निवेदन है, फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो क्लास को कंटिन्यू बने रहें। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा बीज नहीं है? तो सभी लोग जानते हैं साबूदाना, बाकी नहीं है गेहूं, काली मिर्च, सौंफ, ये तीनों बीज हैं। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न था। बात करेंगे अगले प्रश्न की। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक के और ये सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है? इस अनुसंधान के दिसंबर 1902 में चिकित्सक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। रोनाल्ड रास्को, चार्ल्स डार्विन, गेंगोर मेंडल या जॉर्ज मिस्ट्रल की बात कर रहे हैं।
देखिए उस वैज्ञानिक का नाम दोस्तों रोनाल्ड रास है, जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर तक ताक झांक किया और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। कब किया था ठीक है, अनुसंधान के लिए। और रोनाल्ड रास को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रश्न आ सकता है कि नोबेल रास को नोबेल पुरस्कार किसके क्षेत्र में मिला? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। कब मिला था? दिसंबर 1902 में मिला था। और यह पुरस्कार मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज के लिए मिला था। अगला प्रश्न है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? मियादी बुखार, मलेरिया, एनीमिया, बुखार। मतलब समझिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, यानी सभी लोग जानते हैं इन सब में प्रचुर मात्रा में क्या आयरन पाया जाता है। तो वह किससे रोग पीड़ित होगा? सभी लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर एनीमिया की बात करते हैं। और इसके प्रमुख लक्षण क्या है? सिर में दर्द रहना, किसी कार्य में मन न लगना, थकान होना, ये एनीमिया के लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग या मूलांकुर कहते हैं। सभी कमेंट करेंगे। तो पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली जैसे पाउडर जैसी आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपका फूल होता है, ऐसे बना होता है, ठीक है। ये हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं और बीच में देखेंगे रंध्र थोड़ा रहता है, ये पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों पराग कहा जाता है। इसका निर्माण फूल में ही होता है। ये हमिंगबर्ड, तितलियों का कई कीटों के खाद्य पदार्थ भी है और मधुमक्खियां इसका प्रयोग शहद बनाने में करती हैं। पवन ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने से चक्र में गुजरता रहता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है। पवन किस रोग से पीड़ित होगा? कड़वी दवाई दी है और बुखार आ रहा है, कपकपी आ रही है, मतलब समझ ले जाइए मलेरिया है, मियादी बुखार है, अतिसार है या हैजा है। तो उन्हें शुद्ध कह दिया कि कपकपी बुखार और सिरदर्द और पसीना आना, इस चक्र का बार बार होना दोस्तों किसकी बात कर रहा है? यह मलेरिया की बात कर रहा है। ये किसके लक्षण हैं? मलेरिया के। और इसका उपचार में क्या होता है? कुनैन की छाल का प्रयोग किया जाता है, जिसका स्वाद कड़वा होता है। अगला प्रश्न है, रेखा की माँ किसके लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है? हल्के विलंबित द्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृत जल में परिवर्तित करने के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए या पानी को रंग रहित करने के लिए। तो रेखा की माँ हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। किसके लिए? सभी लोग जानते हैं, ताकि जिस तालाब से पानी में जो अपद्रव्य हैं वो उस फिटकरी से हट जाते हैं या निचली तली पर बैठ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चावल, चीनी, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू, मटर। तो सभी लोग जानते हैं, हमने पिछले ही क्वेश्चन में बात किया था, जब भी आयरन की बात की जाए सभी लोग जानते हैं, ठीक है, एनीमिया रोग जो होता है, ठीक है, आयरन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से। तो हीमोग्लोबिन जो होता है कि कमी से आयरन की कमी को पूरा करना है, इसके लिए प्रमुख जो स्रोत होता है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। आंवला नहीं मिलता तो गुड़ का सेवन कीजिए, गुड़ नहीं मिल रहा तो हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन कीजिए। अगला प्रश्न, इसके बाद 5 प्रश्न और करेंगे और फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल आपको प्राप्त करना है तो आज ही टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें और वहां पर केवल सर्च करना है जायसवाल कोचिंग सेंटर। जी हाँ, शिक्षकों का परिवार, टीचर्स फैमिली की बात कर रहे हैं। एक विज्ञान की शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपकी जब नियुक्त होगी, आप कक्षा में जाएंगे और अपने बच्चों को श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करेंगे, तो यह पाएंगे आप लोग कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। इसका कारण या रीजन क्या हो सकता है? यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके हैं,
शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है। वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को क्या करती है, वह व्याख्यायित नहीं कर सकी है। बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब यही है, जो शिक्षिका पढ़ा रही हैं वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित रूप से नहीं कर सकी, यानी अच्छे तरीके से व्याख्या रहने की उनको डिटेल के साथ नहीं बता सकी। अगला प्रश्न है, 5 बेहतरीन प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। टोटल 25 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है यहाँ पर सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि हमारी तैयारी आउट ऑफ 50 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है और सिलेक्शन पाना है, सपने को साकार करना है। प्रश्न है दोस्तों, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 प्रकारों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन। अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। मतलब यह कि सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना है या अलग करना है। सर्वप्रथम उसे निस्यंदन करें, फिर निस्तारण, वाष्पन और फिर अंत में आपका अवसादन आता है। निस्यंदन पहले करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो क्रम दिया गया है यही प्रयोग में किया जाना चाहिए। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए 4 तरीके बताती है कि दिन में 2 बार ब्रश करो। इनेमिल कम होने से इसके लिए ब्रेसेज पहने। मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, या हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को इनमें से तरीकों का अनुपालन करना चाहिए। कौन कौन से तरीकों का अनुपालन करना चाहिए? CDA, DAB, AC या BCD? अब आपको कमेंट करके बताना है। देखिए सभी लोग जानते हैं, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, सबसे बेटर है। हर खाने के बाद कुल्ला करें और आपका दिन में 2 बार ब्रश करें। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा? C, D और A, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील डूब जाती है। इसे किस तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है? देखिए 4 तथ्य आपके महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। अब 4 तथ्यों में आप किस तथ्य को व्याख्यायित कर सकते हैं? तो पहला जो तथ्य दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उस भार की तुलना में कम हो जाता है। इसलिए कील डूब जाती है और स्टील की कटोरी तैरती रहती है। अगला प्रश्न है साथियों, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडी किए गए पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा क्यों होता है? यानी आप एक पानी को क्या करें, उबाल लें, फिर कमरे के तापमान पर उसे ठंडा कर लें, यानी नॉर्मल पर कर लें, फिर उसे एक्वेरियम में डालें, तो एक्वेरियम में जो मछली होती है वह मर जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि मछली या मछली घर को ही एक्वेरियम बोला जाता है, जहाँ पर मछलियाँ को रखा जाता है या रहती हैं। तो मछली घर एक्वेरियम का पानी जो ऑक्सीजन रहित हो जाता है, मछली द्वारा जो है पाने योग्य नहीं होता है, या खनिज रहित हो जाता है, या कह सकते हैं दोस्तों कि मछली के तैरने के योग्य नहीं होता। देखिए तैरने से संबंधित नहीं है, संबंधित होता है खनिज, क्योंकि जब हम पानी को उबाल लेते हैं तो वह खनिज रहित हो जाता है। इसलिए मछलियाँ जो है उस पर मृत्यु को सिधार जाती हैं, या परलोक सिधार जाती हैं, या मृत्यु प्राप्त कर जाती हैं। अगला प्रश्न है, किसके लिए मछली घर या एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है? किस लिए रखा जाता है? जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुल देने के लिए, या मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए, या पानी को साफ करने के लिए? देखिए दोस्तों सभी लोग जानते हैं पानी को साफ नहीं किया जाता, ना ही शोभा बढ़ाया जा सकता है पंप रखने से। पंप रखने से यही है कि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने दें, इसलिए जो है हवा वाला पंप रखा जाता है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न अब आपको कमेंट करके बताना है। इस प्रैक्टिस सीरीज में
प्रैक्टिस सीरीज पार्ट नंबर 25 में से 25 प्रश्नों में से आपके स्कोर 12 प्लस है, 15 प्लस है या 20 एबव आपका कितना स्कोर है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए और सिलेक्शन पाइए, अपने सपने को साकार कीजिए। मैं दोस्तों आपके साथ जयसवाल सर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन पर जल्द ही मिलूँगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।